हेलो एवरीवन। आज हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जैसे कि हिंदी में बैंक समाधान विवरण कहते हैं, उसके बारे में समझेंगे। किसी भी बिजनेस का जो भी बैंक से ट्रांजैक्शन होता है, उन बैंक ट्रांजैक्शंस को वो कहां लिखता है? तो वो लिखता है कैश बुक में। और उन्हीं ट्रांजैक्शंस को बैंक कहां लिखती है? बैंक लिखती है पासबुक में। हालांकि ये पासबुक जो है रहता हमारे पास ही है, पर क्या करते हैं, टाइम टू टाइम बैंक जाकर इसे अपडेट कराते हैं, जहां वो जो भी ट्रांजैक्शंस बैंक के साथ हुए हमारे, उसे वो उसमें रिकॉर्ड करके फिर हमें दे देती है। तो अब है क्या कि बैंक ट्रांजैक्शन से जितने सारे एंट्रीज हैं वो हम लिखते हैं कैश बुक में, उन्हीं एंट्रीज को बैंक लिखती है पासबुक में। तो भाई दोनों का बैलेंस तो बराबर होना चाहिए, लेकिन इनमें अंतर आ जाता है। तो इनमें अंतर के कारण का पता करने के लिए और उन डिफरेंस को मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है, उन्हें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। अब हम लोग ये समझते हैं कि वो जो डिफरेंस आते हैं दोनों के बैलेंस में, उनके आने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिस वजह से दोनों के बैलेंस में अंतर आ जाता है। अब हम लोग वे सारे कॉजेज देखते हैं, वही सारे कारण देखते हैं जिस वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में अंतर आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो एक एक करके देखते हैं सारे। पहला है चेक और ड्राफ्ट इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और नॉट कैश्ड। ये पहला चेक या ड्राफ्ट जो हमने इश्यू किया पार्टी को, वो अभी पेमेंट के लिए बैंक में नहीं गया है, मतलब कि उसने चेक को भुनाया नहीं, ड्राफ्ट को मतलब कि भुनाया नहीं, इनकैश नहीं कराया। तो उस केस में क्या होगा, हमारा कैश बुक का बैलेंस जो है पासबुक के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा चेक और ड्राफ्ट और ट्रेजरी बिल और बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, मतलब चेक या ड्राफ्ट या ट्रेजरी बिल को जो भी बैंक में हमने जमा किया लेकिन अभी उसकी वसूली नहीं हो पाई है, उस केस में क्या होगा, हमारा कैश बुक का बैलेंस पासबुक के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा। उसके बाद में है तीसरा चेक और बिल डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। कोई चेक या बिल जो हमें मिला था, हमने बैंक में जमा कराया लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ, वो डिसऑनर हो गया। उस केस में क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस हमारा पासबुक के बैलेंस के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा। तीसरा ये हो गया। उसके बाद में चौथा इंटरेस्ट अलाउड और क्रेडिटेड बाय द बैंक। अगर हमें बैंक इंटरेस्ट दे रही है तो इससे क्या होगा, हमारा पासबुक का बैलेंस कैश बुक के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा, मतलब कि कैश बुक का बैलेंस पासबुक से कम हो जाएगा। उसके बाद में ये तीसरा हो गया। उसके बाद में सॉरी ये चौथा हो गया। पांचवा बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय बैंक। बैंक अगर किसी तरह का खर्च चार्ज कर रही है, बैंक चार्जेस या कमीशन बैंक द्वारा चार्ज किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, हमारा पासबुक का बैलेंस कैश बुक के कंपैरिजन में घट जाएगा। उसके बाद में है बैंक चार्जेस, पांचवा हो गया। छठा इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, यदि हमने ओवरड्राफ्ट कर रखा है और उस पर बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तो इससे क्या होगा, इससे पासबुक का बैलेंस कैश बुक के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। उसके बाद में है कैश और चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इनटू बैंक। हमारा कोई कस्टमर है जो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में जाकर कैश या चेक जमा कर दे रहा है, उस केस में क्या होगा कि पासबुक का बैलेंस कैश बुक के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद में है अगला रिसिप्ट ऑफ चेक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कहीं से हमें चेक मिला, जैसे कि हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, उसकी एंट्री नहीं की और उसे बैंक में जमा कर दिया, इससे क्या होगा, पासबुक का बैलेंस हमारा कैश बुक के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा। ये हो गया आठवां। फिर नौवां एनी एक्सपेंस पेड बाय द बैंक। कोई भी खर्च जो बैंक द्वारा सीधे पेमेंट कर दिया गया, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम या इलेक्ट्रिक, बैंक करती है अपने कस्टमर के लिए, उसके बहुत सारे खर्च वगैरह का पेमेंट वो अपने तरफ से, मतलब वो कर दिया अपने तरफ से नहीं, मतलब मेरे ही अकाउंट से वो पैसे जाएंगे, पर बैंक वो सारा खर्च पे कर दे रही है। तो क्या होगा, इससे हमारा पासबुक का बैलेंस कैश बुक के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया नौवां। अब 10वां
एनी इनकम कलेक्टेड बाय द बैंक, जिस तरह वो खर्च का पेमेंट कर देती है उसी तरह कुछ इनकम भी हमारे तरफ से वो हमारा इनकम कलेक्ट कर लेती है। तो जैसे कि इंटरेस्ट हुआ, डिविडेंड हुआ, जैसे शेयर पे डिविडेंड कलेक्ट करने का काम हमने बैंक को दे दिया, वो डिविडेंड कलेक्ट कर लिया बैंक, या कोई इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा उस पर इंटरेस्ट वसूली के लिए भी उसे ही हमने असाइन कर दिया, वो इंटरेस्ट वसूल कर ली। तो इस तरह का कोई भी इनकम अगर वो कलेक्ट कर लेती है तो इससे क्या होगा, पासबुक का बैलेंस हमारा कैश बुक के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद में ये 10 हो गया। 11वां, रिसिप्ट ऑफ चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। किसी से हमें चेक मिला जिससे कि हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया है, उसकी एंट्री कर ली है, लेकिन उसे बैंक नहीं भेजा है। इससे क्या होगा, हमारा कैश बुक जो है पासबुक के कंपैरिजन में कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 11वां। अब देखते हैं 12वां, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक हमने किसी को इशू किया, काटा है और उसकी एंट्री अगर कैश बुक में नहीं की है, तो इससे क्या होगा, हमारा कैश बुक जो है पासबुक के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा। उसके बाद में 13वां लास्ट, टोटल मिस्टेक और बैलेंसिंग मिस्टेक इन कैश बुक। अगर कैश बुक में टोटल करने का मिस्टेक किया है या बैलेंसिंग करने का मिस्टेक किया है तो इससे भी हमारा कैश बुक और बैलेंस पासबुक का बैलेंस में डिफरेंस आएगा। तो ये सारे अलग अलग कारण थे जिनसे कि हमारा कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस अलग हो जाता है, उसमें फर्क आ जाता है, उसमें अंतर आ जाता है। अब ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है उसके अलग अलग तरीके हैं। तो कौन कौन से तरीके हैं? पहला, ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट और फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक, पहला ही हो गया। दूसरा तरीका, ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट और फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक। तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट और अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट ऑफ कैश बुक। ठीक है। चौथा, ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट और अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट ऑफ पासबुक। और एक तरीका होता है रिकंसिलिएशन आफ्टर एडजस्टिंग कैश बैलेंस। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो फेवरेबल बैलेंस होता है, जबकि उसका क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट होता है। और इसका बिल्कुल पासबुक उल्टा होता है। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होता है, जबकि उसका डेबिट बैलेंस जो है वो अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और अब आगे के जो वीडियोज होंगे उसमें अलग अलग
टॉपिक पे अलग अलग बेसिस पे जो अलग अलग तरीके मैंने बताए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के, अलग अलग बैलेंस को लेकर जो बनाया जाता है उसे उस अलग अलग बैलेंस को लेकर आगे के वीडियोज में हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है तो इन्हें लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।